देखो, कल हमने भारतीय कर प्रणाली को देखा था और लगभग सभी पक्षों पर इस पे चर्चा कर ली थी। भारतीय कर प्रणाली, लगभग इसके सभी पक्षों पर चर्चा कर ली थी। इसमें देखो, इस पूरे टॉपिक में आपको 3 नंबर से लेकर 11 नंबर तक का क्वेश्चन पेपर में आएगा। शॉर्ट नोट्स 3 नंबर में तो कुछ भी पूछ सकता है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कोई कर का सीधा परिभाषा पूछ लेगा। 5 नंबर में भी पूछ सकता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, उससे किसी चीज को जोड़ के पूछ सकता है। और 11 नंबर में तो पूरा पूछ सकता है कि भारतीय कर प्रणाली की विशेषताओं को समझाते हुए इसकी चुनौतियों को बताइए। जीएसटी को लेके भी सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वस्तु एवं सेवा कर क्या होते हैं और वस्तु और सेवा कर कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो हमको पॉजिटिव में ही आंसर लिखना है, क्योंकि लगभग 8 साल हो गए हैं जीएसटी को, 6 साल हो गए हैं जीएसटी को आए हुए, और जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ते जा रहा है। तो एक सरकार अपनी एक उपलब्धि के रूप में बताती है। बाकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको लेके कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसे आप उनने पूछ लिया प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर को बताइए, तो जो अपन ने पढ़ा है उसी में से अंतर है। भाई 5 नंबर में पूछ लिया कि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए, तो कुछ नहीं करना है, अपन को सीधा लिखना है कि एक साइड प्रत्यक्ष कर और इधर अप्रत्यक्ष कर। अब इनमें आपको देखो, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर में कि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर को बताइए। सबको पता है प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, सब लिखेंगे इसको। लेकिन जब आप आंसर लिखो तो देखो, आपके पास केवल 7 लाइन है। आपके पास केवल 7 लाइन है। एक लाइन तो आपकी इसमें खत्म हो गई, काय में एक साइड आपने प्रत्यक्ष कर लिख दिया, दूसरे साइड अप्रत्यक्ष कर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद की एक लाइन आप इधर से छोड़ोगे और यहां से लिखना चालू करोगे, मतलब केवल 6 लाइन रहेगी आपके पास, ठीक है। 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, ये बीच में एक आपने खींच दिया, तो 6 लाइन भी आधी आधी हो गई। अब तुम यदि अंतर लिख रहे हो और पहला अंतर लिख रहे हो और तुमने प्रत्यक्ष कर की परिभाषा में ही 4 लाइन लिख दी और इधर अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा में 4 लाइन लिख दी, तो भले तुमने परिभाषा में 4 लाइन लिख दी, लेकिन जब वो कॉपी चेक करने वाला पॉइंट गिनेगा तो वो तो एक ही पॉइंट दिखाई देगा, उसको केवल एक पॉइंट दिखाई देगा। तो हमको कोशिश क्या करना है कि हम ऐसे पॉइंट लिखें एक लाइन में आ जाए और अंतर को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दे, एक ही लाइन में आ जाए और अंतर को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दे। पहला पॉइंट, भाई देखो शॉर्ट में लिखना है अपन को, बहुत ज्यादा आप इलेबोरेट कर नहीं सकते हो, शॉर्ट में ही वो समझ जाएगा। तो आपने अंतर लिखना चालू किया, आपने लिख दिया कि भैया इसमें कर संपात व कर संघात एक ही बिंदु, एक ही बिंदु या एक ही व्यक्ति पर होता है, ऐसा भी लिख सकते हो। देखो मेरा दूसरा लाइन में आ गया ना, आपकी कॉपी में भी यही होगा, बहुत छोटी जगह है उधर, 3 लाइन 3 शब्द लिखोगे और बात खत्म हो जाएगी। कर संघात कर संपात एक ही बिंदु पर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर में अंतर में क्या लिख देंगे कि कर संपात व कर संघात अलग अलग होता है, अलग अलग। आप पूरा लिखना कि कर संपात व कर संघात दोनों अलग अलग होता है। दूसरा लिखते हैं कि जो प्रत्यक्ष कर है इसको उत्पादन पर लगाया जाता है, उत्पादन पर लगाया जाता है।
या इसको ऐसा कह सकते हैं उत्पादन बिंदु पर लगाया जाता है। और जो अप्रत्यक्ष कर है वो उपभोग बिंदु पर लगा सकते हैं, उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है। और क्या लिख सकते हैं अंतर? अभी कर चोरी मत लिखो, उसको ऐसा लिखो ना, ये जो प्रत्यक्ष कर है ये एक टाइप से प्रगतिशील होता है ना, प्रगतिशील, और ये प्रतिगामी। प्रगतिशील कर व्यवस्था है और ये प्रतिगामी कर व्यवस्था है। और क्या लिख सकते हैं? चौथा पॉइंट। हाँ? अच्छा, इसमें हाँ ऐसा लिख सकते हैं कि मितव्ययता संभव है और इसमें संभव नहीं। या लिख सकते हैं कि इसके कलेक्शन में ज्यादा खर्चा होता है, बात वही होगी मितव्ययता का। एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा आपको, 5 पॉइंट। हाँ, ये लिख सकते हो कि ये अलोकप्रिय कर है, अलोकप्रिय। जनता इससे सीधे प्रभावित होती है, और ये लोकप्रिय है या जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हो गए 5 अंतर। इस आंसर को आपको यदि याद है लिखने में 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब 2 मिनट भी बहुत है आपको, क्योंकि आपने देखो लिखा ही कितना है, एक ही पॉइंट है जो थोड़ा ज्यादा हुआ, बाकी तो एक एक दो दो शब्द है। इससे ज्यादा आपको लिखने का कॉपी में स्पेस भी नहीं है और जरूरत भी नहीं। क्लियर हो रहा है ना? आपको उनने अंतर पूछा प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में, आपने 5 अंतर बता दिए, बात खत्म हो गई। अब इसमें आपको अधिकतम नंबर मिलेंगे, क्योंकि यदि आप बहुत ज्यादा भी लिखोगे, बहुत ज्यादा लिखोगे, तो ये मान के चलो कि कॉपी भी गंदी हो जाएगी। हमको कॉपी में क्लैरिटी भी बनाए रखना है, अपनी बात भी पूरी कहना है, दोनों चीज ध्यान में रखना है। भाई तुम ये मत सोचो कि मैं बहुत ज्यादा लिख दूं। अब देखो इसमें चाहो तो अपन कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं, ये प्रत्यक्ष करके उदाहरण, कुछ अप्रत्यक्ष करके उदाहरण। लेकिन आप जो भी लिखो, मतलब हो सकता है इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ पॉइंट याद आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि मैं 5 ही पॉइंट क्यों लिखूं, मैं इसमें 8 पॉइंट लिखूंगा। अच्छी बात है, 8 पॉइंट लिखोगे, लेकिन जगह कहाँ? दूसरा, आप सोचो कि नहीं मैं इसमें कॉमा कर करके लिख दूंगा। आप बहुत ज्यादा लिखोगे तो कॉपी में क्लियरिटी खत्म हो जाएगी, कॉपी चेक करने वाले को मजा नहीं आएगा। इसी मतलब इसको आप कह सकते हो ये एक मॉडल आंसर है, ऐसा ही लिखना। ज्यादातर 5 नंबर का क्वेश्चन आपको समय भी बचाएगा और नंबर भी देगा। ठीक है ना? आप यदि ऐसा नहीं लिखोगे कि पहले मैं प्रत्यक्ष कर लिख दूं और फिर अप्रत्यक्ष कर लिख दूं, फिर तो कछु भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि फिर तो आपकी कॉपी का स्पेस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक मैंने बताया कि आपको आंसर 5 नंबर में कैसे लिखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो फिर आप क्या कहते, जैसे उनमें क्वेश्चन इसी को पूछ लेते हैं, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर। अब वो 11 नंबर में पूछ रहा है
कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में अंतर को बताते हुए, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों में अंतर को बताते हुए प्रमुख प्रत्यक्ष करों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है ना, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों में अंतर को बताते हुए प्रमुख प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स को उदाहरण सहित समझाइए। अब इसका आंसर लिखते समय, अब हम जब प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर लिखेंगे ना, अब देखो यहाँ पे आपको 2 पेज है, 200 शब्द का आपको आंसर लिखना है। हमको प्रमुख प्रत्यक्ष कर भी बताने हैं, 4-5 प्रत्यक्ष कर बता देंगे, लेकिन आंसर की जो शुरुआत क्या है ना, डायरेक्ट अंतर से मत करो, कम से कम 2 लाइन 3 लाइन का इंट्रोडक्शन तो शुरू करो। वो उनने नहीं पूछा है कि इंट्रोडक्शन, वो पूछ रहा है भारतीय जो अब प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताते हुए प्रत्यक्ष करों की उल्लेख कीजिए। तो फिर भी हम 2 लाइन का इंट्रोडक्शन तो लिखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वहां का करारोपण प्रणाली अर्थव्यवस्था की जान होती है, और जो कर है वो अलग 2 प्रकार के लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, दोनों की ही अर्थव्यवस्था में भूमिका होती है। मतलब कुछ भी इस टाइप का एक उदाहरण बताया आपको, 2-3 लाइन का आपने इंट्रोडक्शन किया, और फिर अंतर अंतर ऐसे ही लिखना है। आप प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष कर में अंतर लिखोगे, फिर आप प्रत्यक्ष करों के प्रकारों को समझोगे। मतलब ये बता रहा कि आपको आंसर 5 नंबर के क्वेश्चन में कैसा लिखना है, 11 नंबर के क्वेश्चन में कैसा लिखना है, थोड़ा थोड़ा आंसर का फॉर्मेट बदल जाएगा। 5 नंबर में तो बताया शब्द आपके पास बहुत सीमित है, लिमिटेड है शब्द, उन्हीं सब चीजों को लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया। पंचायत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पंचायत करोगे तो कॉपी भरा जाएगी और आपका आंसर भी नहीं हो पाएगा और समय भी बर्बाद होगा। और दूसरी बात क्या है कि अब समय की इतनी दिक्कत नहीं है, कोई भी आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लेना कि क्या लिखना है इसमें। भाई तुमको 5 नंबर का क्वेश्चन लिखने में 1 मिनट लग रहा है, तो आधा मिनट सोचने में लगा दो ना, क्या दिक्कत है। यदि 1.5 मिनट में लिखोगे तो आधा मिनट 2 मिनट बहुत है। आपको यदि आंसर लिखाएगा 2 मिनट में, 2 मिनट से भले आप कुछ भी आंसर लिखोगे, आप 7 लाइन लिखोगे तो 2 मिनट के अंदर 7 लाइन लिखा जाएगी। तो कम से कम 30 सेकेंड सोच लो कि लिखना क्या है, कि मैं प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर लिख रहा हूं तो 5 पॉइंट लिखूंगा, तो 5 पॉइंट कौन कौन से आने चाहिए। ठीक है ना, तो इस रूप में लिखना। तो देखो लगभग हमने पूरी भारतीय कर प्रणाली देख ली, पूरी भारतीय कर प्रणाली देख ली है, और प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों को भी डिटेल में देख लिया है। इसमें कुछ और विशेष बचा नहीं। अब मान लो आपसे ये पूछ ले कि भारतीय कर प्रणाली, देखो भारतीय कर प्रणाली की विशेषताएं पूछ ले आपसे, तो विशेषताएं तो यही सब चीज है कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष कर भी है, अप्रत्यक्ष कर भी है, हमारी कर व्यवस्था एक प्रगतिशील कर व्यवस्था है, परंतु कुछ प्रतिगामी कर भी मौजूद है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब इसकी विशेषताओं में जाएगा। मेन इसमें एक बिंदु और है कि भारतीय कर व्यवस्था की समस्याएं या चुनौतियां, ऐसा कुछ पूछ लें। इंडियन टैक्स सिस्टम में आपको क्या कमी दिखाई देती है, कि भारतीय कर प्रणाली में निहित समस्याओं या दोषों का उल्लेख कीजिए। भारतीय कर प्रणाली में निहित समस्याओं या दोषों का उल्लेख कीजिए। और देखो इसी ये चुनौतियां, और इसी के अनुरूप एक टॉपिक होता है कर सुधार। ये दोनों, कर सुधार। तो पहले तो समस्याओं दोषों पर चर्चा करें कि भारतीय कर प्रणाली की क्या समस्याएं, क्या समस्याएं दिखाई देती है तुमको कर प्रणाली की।
कर चोरी और कर वसूली, फिर हम्म, जटिलता। हाँ, तो जटिलता वाला पॉइंट यही है ना कि कर वसूली में समस्याएं हैं। और हाँ, कह सकते हैं भारतीय कर प्रणाली में करप्शन तो भारत के रगों रगों में है ना। किसी भी समस्या में लिख सकते हो कि भ्रष्टाचार। और हम्म, प्रतिगामी कर प्रणाली। अब अब ये पॉइंट कोई विशेष पॉइंट नहीं है। कर चोरी कहाँ नहीं होती? जहां जब तक टैक्स रहेगा, टैक्स का चोरी होगी। इंडियन टैक्स सिस्टम स्पेसिफिक। भारतीय कर प्रणाली की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक तो जो भारत है उसमें जो कुल कर राजस्व, कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष करों की अधिक हिस्सेदारी, कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों की अधिक हिस्सेदारी। समझ रहे ना? दो प्रकार के कर लगते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। प्रत्यक्ष कर हम देख रहे हैं कि प्रगतिशील कर व्यवस्था होती है, जिसकी ज्यादा आय होती है उसमें ज्यादा टैक्स लगता है। अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी कर व्यवस्था है, अमीर गरीब नहीं देखता है, गरीबों को जल के ज्यादा टैक्स वसूलता है वो। तो एक अच्छी कर प्रणाली उसको मानी जाती है जिसमें या तो देखो दोनों 50-50% हो, ठीक है ना, या ये वाला ज्यादा होना चाहिए, ये बेस्ट है। 60-40 हो, 70-30 हो। जितना प्रत्यक्ष कर अधिक है उतना आपकी कर प्रणाली अच्छी। भारत में उल्टा है। भारत का जो टोटल कर राजस्व है उसमें देखो उनका रेशो है 35-65 का। 35% और 65%। 65% हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष कर है और 35% प्रत्यक्ष कर है। जबकि आप यदि ओईसीडी देशों को देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, जो विकसित देश है उनका जो संगठन है उनका पूरा डाटा है, वहां पे जो इनका कलेक्शन है वो 67% प्रत्यक्ष है और 33% अप्रत्यक्ष। समझ रहे हैं ना? अब देखो इस पे आप बहुत लिख सकते हो। चूंकि अप्रत्यक्ष कर एक प्रतिगामी कर व्यवस्था है जो गरीबों पर ज्यादा बोझ डालती, अतः भारतीय कर प्रणाली अमीर आदमी से कम टैक्स ले रही है और गरीब आदमी से ज्यादा टैक्स ले रही है।
तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं है ना। व्यवस्था अच्छी उसको कहेंगे कि जो जितना ज्यादा संपन्न हो वो उतना ज्यादा टैक्स दे, लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। 65% हमको अप्रत्यक्ष कर मिल रहे हैं और 35% प्रत्यक्ष कर मिल रहे हैं। ये मेन समझ आ रहा है ना समस्या। दूसरी समस्या, भारत में प्रत्यक्ष कर देने वाले करदाताओं की संख्या बहुत कम है। और उदाहरण के रूप में बताओगे कि आयकर देश की केवल 1% जनसंख्या चुकाती है। आयकर देश की केवल 1% जनसंख्या आयकर चुकाती है। तो भारत में एक तो समस्या क्या है कि कर का दायरा बहुत कम है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में शामिल किया जाए, लेकिन देखो इतनी कोशिश करने के बाद भी इनकम टैक्स केवल 1% लोग दे रहे हैं। डाटा यदि 120 करोड़ की जनसंख्या का 1% निकाले तो 1 करोड़ लोग कर दे रहे हैं इनकम टैक्स, बाकी 119 करोड़ क्या कर रहे हैं? वो टैक्स इवेजन कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी है। तो ये एक बड़ी समस्या है भारतीय कर प्रणाली की। तीसरी एक समस्या ये है कि भारत में कृषि पर कर की छूट है। कृषि पर कर की छूट है। कृषि पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, इनकम टैक्स। कृषि से आपकी आय हो रही है, आप बता दो खेती से आय हो, कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अन्य कर तो लगते हैं कि आप जैसे बेचने जाओगे, खरीदने जाओगे, लेकिन मेन तो आयकर होता है। अब कृषि पे कर आजादी के बाद से ही कृषि से कर हटा दिया गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि किसानों का अंग्रेजों के समय बड़ा शोषण हुआ। उन्हें 50-50% तक लगान भरना पड़ता था, और लगान भारत में एक बड़ा मुद्दा था क्योंकि भारत की ज्यादातर जनसंख्या किसान थी। तो कृषि को इनकम टैक्स से बाहर कर दिया, कोई कर नहीं लगेगा। बात तो ठीक है, लेकिन अब इसका फायदा क्या है, दिखाएंगे दूसरे व्यक्ति। अब उनको मालूम है कि कृषि पर कर नहीं लगेगा, तो हर व्यक्ति अपनी आय को कहां से दिखाने की कोशिश करेगा? कृषि। आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है, हो सकता है वो क्रिकेट खेलता हो सकता हो पिक्चर में हो सकता हो वो नेता हो, लेकिन जब उनके तुम ऑक्यूपेशन के कॉलम में देखोगे ना, इनकम टैक्स जब वो आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कृषि, किसान है हम। ज्यादातर लोग भारत में किसान है कागज पर। क्यों? क्योंकि अपनी आय को वो दिखाना नहीं चाहते। जैसे अब इसमें एक डाटा है, इनने इनकम टैक्स ने डाटा दिया है कि जो 25 करोड़ परिवार है भारत में, 25 करोड़ परिवार, 25 करोड़ परिवार समझ रहे ना, एक परिवार में 5 लोग, तो 25 पंजे 125 करोड़। इनमें से 15 करोड़ परिवारों ने, 15 करोड़ परिवारों ने क्या बताया है कि उनकी आय कृषि से है। 15 करोड़ परिवार कृषि से संबंधित है। 15 करोड़ मतलब 15 पंजे 75, 75 करोड़ लोग कह रहे हैं हम एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड। तो जो टैक्स कर चोरी सबसे ज्यादा इसके आधार पर की जा रही है। चौथा, कर जीडीपी का अनुपात कम होना।
भारत में टैक्स जीडीपी रेशो बहुत कम है, जीडीपी के मुकाबले में कर कम है हमारे यहाँ। अभी इसको अपन अलग से समझेंगे, टैक्स जीडीपी रेशो क्या होता है। अभी तो बस पॉइंट को लिखो कि टैक्स जीडीपी रेशो बहुत कम है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां बिंदु, असंगठित क्षेत्र की मौजूदगी और कर चोरी। असंगठित क्षेत्र की मौजूदगी और कर चोरी। असंगठित क्षेत्र की मौजूदगी और कर चोरी। ये भी एक बड़ी है, बहुत बड़ा भारत में इनफॉर्मल सेक्टर है, कैश में काम करता है, टैक्स पूरी तरीके से लगता ही नहीं उधर किसी प्रकार का, और टैक्स इवेजन तो जान ही रहे, कर की चोरी। फिर और बता सकते हैं कि जटिल कर प्रणाली, जटिल कर प्रणाली और इसमें मौजूद भ्रष्टाचार। जटिल कर प्रणाली और इसमें मौजूद भ्रष्टाचार। ठीक है ना, जटिल कर प्रणाली और भ्रष्टाचार। जटिल कर प्रणाली कह सकते हैं, या उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जटिल कर अधिनियमों की मौजूदगी और भ्रष्टाचार। बात एक ही है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एक रूपता का अभाव। एक रूपता का अभाव। हालांकि जीएसटी लाया इसलिए गया है एक रूपता लाने के लिए कि बहुत सारे करों को हटा के एक ही कर लगाया जाएगा, लेकिन उसमें भी देख रहे हैं कि अलग अलग स्लैब बना दी है, उसमें वो समस्या भी खत्म नहीं हुई है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट में आप बता सकते हो भारतीय कर प्रणाली की समस्याएं क्या है, या भारतीय कर प्रणाली की चुनौतियां क्या है, दोष क्या है। अब देखो इसका अपोजिट पूछ ले कि भारतीय कर प्रणाली की अच्छी बातें बताओ, गुण बताओ। तो अच्छी बातों में तो वही जो आदर्श कर प्रणाली की विशेषता लिखी है ना हमने, वही बता देना कि भैया भारतीय कर प्रणाली कैसी है, प्रगतिशील है। भले है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रत्यक्ष कर होते हैं ना, प्रगतिशील है। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय कर प्रणाली में क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ है, अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य पर आधारित है। फिर इसमें बता सकते हैं कि जो भारतीय कर प्रणाली है वो लोचपूर्ण है, फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना है भारतीय कर प्रणाली में। बहु कर प्रणाली है, बहुत सारे कर हैं। इधर ही हमने दोष लिख दिया, उधर अच्छाई में भी लिख देंगे। बहु कर प्रणाली है, समता के सिद्धांत पर आधारित है, न्याय संगतता पर आधारित है। ऐसा कुछ कुछ जो अच्छी बातें लिख देंगे। इसकी संभावना मेन ये है, समस्या पूछेगा ज्यादा से ज्यादा आपसे। ठीक है, तो ये भारतीय कर प्रणाली की चुनौतियां या समस्याएं। अब देखो इसमें एक शब्द आया है, कर जीडीपी अनुपात। ये क्या होता है? टैक्स टू जीडीपी रेशो, टैक्स टू जीडीपी रेशो, कर जीडीपी अनुपात। देखो जीडीपी अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जीडीपी को जो समझते हो ये समझ लो कि आपकी अर्थव्यवस्था में कितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनका टोटल मूल्य को हम उस देश की जीडीपी कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन।
आपने साल भर में कितनी वस्तु और सेवा बनवाए, उसका टोटल मॉनिटरिंग वैल्यू है उस देश की जीडीपी। इस जीडीपी के अनुपात में आपके देश में टैक्स कलेक्शन कितना होता है? जीडीपी के अनुपात में आपकी अर्थव्यवस्था में टैक्स कलेक्शन कितना होता है, उसी को जब परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो उसको कहते हैं टैक्स जीडीपी रेशो। टैक्स टू जीडीपी रेशो। जीडीपी के आकार की तुलना में आपके अर्थव्यवस्था में कर की प्राप्ति को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे ही टैक्स जीडीपी रेशो कहते हैं। ठीक है ना? ये जो अनुपात निकाला इसलिए जाता है कि इस अनुपात से आपके देश की वित्तीय स्थिति पता चलती है। जीडीपी की तुलना में आपको टैक्स जितना ज्यादा मिलेगा, आप उतने ही ज्यादा अमीर देश कहलाओगे। जीडीपी की तुलना में आपका टैक्स कलेक्शन जितना ज्यादा होगा, आपकी वित्तीय स्थिति उतनी ही अच्छी होगी। और जीडीपी की तुलना में टैक्स रेशो जितना कम होगा, आप उतने ही गरीब होंगे। इसलिए ये टैक्स जीडीपी रेशो निकाला जाता है। अब ये तो परिभाषा हो गई। भारत का टैक्स जीडीपी रेशो बहुत कम है और भारत सरकार इसके लिए बहुत प्रयासरत है। सामान्यतः ये बोला जाता है कि टैक्स जीडीपी रेशो 15% से या 16% से कम नहीं होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। 2022-23 में भारत का टैक्स जीडीपी रेशो 11% आया है। 2022-23 में भारत का टैक्स जीडीपी रेशो 11% आया है। जो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, समझ रहे हैं ना? इमर्जिंग इकोनॉमी, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चाइना, इमर्जिंग इकोनॉमी, यहां पे टैक्स जीडीपी रेशो 21% का है। यदि ओईसीडी देशों की बात करें, अमीर देशों की, तो यहां पर टैक्स जीडीपी रेशो 34%, 34% है। समझ रहे हैं ना कितनी बुरी स्थिति है? अमीर देशों में तो 34% रेवेन्यू आ रहा है उनको टैक्स के रूप में, भारत को केवल 11% आ रहा है। अब जब हम अभी जीडीपी को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की बहुत टॉप 5 इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था में आता है। लेकिन जब टैक्स को देखते हैं कि जीडीपी के अनुपात में टैक्स की कितनी प्राप्ति हुई है, मात्र 11%। ठीक है ना? तो देखो, एक तो आपसे ये 3 नंबर में पूछा जाएगा कि टैक्स जीडीपी रेशो क्या होता है। भारत में इस टैक्स जीडीपी रेशो के कम होने का क्या कारण है? टैक्स जीडीपी रेशो कम होने का क्या कारण है? देखो, कम होने का कारण वही है कि कर की प्राप्ति नहीं होगी। पैसा तो है लोगों के पास, जब जीडीपी तुम्हारे यहाँ इतनी बड़ी है, मतलब पैसा तो है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उस अनुपात में तुमको टैक्स नहीं मिल रहा है। तो जब आपसे पूछे कि टैक्स जीडीपी रेशो कम होने का कारण क्या है, तो वही जो अभी चीजें बताई ना, वही लिखना। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र की मौजूदगी और कर चोरी, ये एक पॉइंट बता दोगे आप। असंगठित क्षेत्र की मौजूदगी और कर चोरी। और फिर दूसरा पॉइंट ये बता दोगे कि कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को कर के दायरे से बाहर रखा गया। जो भी पॉइंट लिखा ना कि 25 करोड़ परिवारों में से 15 करोड़ परिवारों ने अपने को कृषि से संबंधित बताया, तो टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। तो जब टैक्स ही नहीं देंगे तो सरकार को टैक्स मिलेगा नहीं, तो टैक्स जीडीपी रेशो अपने आप कम हो जाएगा। फिर एक पॉइंट और बता सकते हैं कि भारत में टैक्स जीडीपी रेशो कम होने का कारण क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में जो जिसको कहना चाहिए कि अंतर है, अंतर मतलब से ना ऐसा लिख लेना कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का गलत अनुपात, गलत अनुपात जो 35:65 का है, यह अनुपात गलत है। प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी कम है और अप्रत्यक्ष की अधिक है, जबकि प्रत्यक्ष की बढ़नी चाहिए, और जैसे जैसे प्रत्यक्ष की बढ़ेगी टैक्स जीडीपी रेशो भी अपने आप बढ़ेगा। फिर एक और बता सकते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का कम होना, प्रति व्यक्ति आय का कम होना बहुत बड़ा फैक्टर है। जीडीपी तो बहुत बड़ी है हमारी, क्योंकि हम 150 करोड़ लोग हुए जा रहे हैं। जीडीपी के हिसाब से तो हम बोल देते हैं कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, हमने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति पूछने से था प्रति व्यक्ति आए, तो सीधे हम अफ्रीका की बाजू में खड़े हो जाते हैं, इनका इथोपिया सीधे। अभी जैसे कहते हैं ना कि जीडीपी के हिसाब से हम दुनिया की, उन्होंने कहा कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम 121 नंबर पर पहुंच गए, मतलब बहुत पीछे। तो जब आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है, तो उससे तुम टैक्स कहां से लोगे? ये रेशो बढ़ेगा कैसे? डायरेक्ट टैक्स तो वही देगा ना जिसकी आय ज्यादा है। अब तुम्हारे यहाँ 5 लाख रुपए साल नहीं कमा पा रहा व्यक्ति, 5 लाख साल बहुत बड़ी बात है भारत में। यदि आपकी आय 5 लाख रुपए साल है, मतलब सोचो ना 1 करोड़ लोग तो भारत में इनकम टैक्स दे रहे हैं, मतलब यदि आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है, मतलब आप देश के 1 करोड़ लोगों में से आ रहे हैं। मतलब कितने कम लोग हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है। जब आपकी प्रति व्यक्ति आय ही कम होगी तो टैक्स कलेक्शन तो कम होगा ही। तो टैक्स कलेक्शन यदि आपको बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रति व्यक्ति आय। जीडीपी बढ़ाने से टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगा। जीडीपी तो मतलब यह इकट्ठा बता रहा है वो, तो जब तक टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। यही पॉइंट है, और क्या एक और लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार वाला भी लिख सकते हो, कर प्रणाली की विसंगति भी लिख सकते हो, या कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच विवाद। हाँ, ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि कर अधिकारियों एवं करदाताओं के बीच विवाद। समय समय पर इनको हल करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाते हैं, आयकर ट्रिब्यूनल बनाया गया है ऐसे विवादों को हल करने के लिए। और फिर कई बार सरकार की नीति भी रहती उदार नीति, खासकर कॉर्पोरेट के लिए, ये जरूर लिखना, सरकार की उदार नीति कॉर्पोरेट के प्रति, या बड़े उद्योगपतियों से सरकार कम टैक्स ले रही है। जैसे सरकार ने आपका कॉर्पोरेट टैक्स की दर को कम कर दिया, 30 से 25 ले आई, 25 से 22 ले आई। तो ये आपका टैक्स जीडीपी रेशो है। अब देखो, सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? कर। सरकार को आय कर से ही मिलती है, मेन मुख्य स्रोत है। और जब कर ही नहीं मिलेगा तो सरकार की आय ही नहीं होगी। जब सरकार की आय ही नहीं होगी तो सरकार खर्चा कहां से करेगी? सरकार की तो आय नहीं हो रही ना, सरकार खर्चा कहां से करेगी? सरकार को खर्चा तो करना है, खर्चा तो करना ही है। तो सरकार क्या करेगी? ऋण लेगी। भाई आपके खर्चे आपकी आय से ज्यादा हैं, तो आप उन खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण लोगे, और ऋण लोगे तो बस आपके ऊपर ऋण का अनुपात बढ़ते जाएगा। तो जैसे टैक्स जीडीपी रेशो होता है, दूसरा शब्द आ जाएगा एक लोन जीडीपी रेशो, या उसको कहते हैं डेब्ट जीडीपी रेशो। डेब्ट जीडीपी रेशो, अभी उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर से, जब अपन सार्वजनिक ऋण को पढ़ेंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया ना, टैक्स जीडीपी रेशो कितना क्या होता है? टैक्स जीडीपी
रेशो। जीडीपी के अनुपात में टैक्स का कलेक्शन कितना है वही टैक्स टू जीडीपी रेशो कहलाता है। जो देश जितना विकसित होगा, भाई विकसित देश में तो उनके पास पैसा ज्यादा हो, पैसा कहां से आया? कर के माध्यम से, उनके पास कर की वसूली बहुत ज्यादा है। भारत में कर की वसूली बहुत कम है, और कम क्यों है उनके उस कारण को भी हम देख चुके हैं। ठीक है ना? तो ये आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो वाली बात हो गई। अब देखो, ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, या आपकी जीडीपी की तुलना में जो टैक्स आ रहा है, इसी से अब देखो एक चीज जो समझना है, पहले दिन मैंने समझाया था राजकोषीय नीति के प्रकार। राजकोषीय नीति के प्रकार लिखे थे ना अपन ने, 3 टाइप की राजकोषीय नीति लिखी थी। एक को लिखा था न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, एक को लिखा था विस्तारवादी, और एक को लिखा था संकुचनकारी। ये 3 टाइप की फिस्कल पॉलिसी उस टाइम लिखी थी। अपन उसको डिटेल में नहीं लिखा था, क्योंकि अब वो इधर समझ आएगी कि 3 टाइप की फिस्कल पॉलिसी कैसी होती है। देखो, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी किसको कहते हैं? न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी उस पॉलिसी को कहते हैं जिसमें सरकार का खर्चा और टैक्स कलेक्शन दोनों बराबर होते हैं। सार्वजनिक खर्च व कर राजस्व, कुल कर राजस्व बराबर होते हैं, उसको न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल टू टैक्सेशन, या टैक्सेशन इज इक्वल टू गवर्नमेंट। कर राजस्व सार्वजनिक खर्चों के बराबर है। यह सार्वजनिक खर्चा मतलब सीधी सीधी बात है, आपकी आय 1000 रुपए है, आपका व्यय 1000 रुपए है। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, जितना टैक्स के रूप में पैसा आ रहा है गवर्नमेंट उतना ही खर्चा कर रही है, या एक इसको ऐसा भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट उतना ही पैसा खर्च कर रही है जितना टैक्स के रूप में आ रहा है। कम आ रहा कम खर्चा कर रही, ज्यादा आ रहा ज्यादा खर्चा कर रही, इसको कहते हैं न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। आम आदमी की जितनी आय है उतना ही खर्चा कर रहा है, कर्जा अर्जा नहीं ले रहा है। भले उनने कहा कि गरीबी में दिन काट ले रहा है, लेकिन न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी जितनी आय उतना व्यय। विस्तारवादी, विस्तारवादी में समझ ही आ रहा होगा कि सरकारी खर्च करारोपण के मुकाबले अधिक हो जाता है। सरकारी खर्च करारोपण के मुकाबले अधिक हो जाता है। सरकारी खर्च करारोपण के मुकाबले अधिक हो जाता है, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कि सरकारी खर्च 80% है और करारोपण केवल 20% है। भारत की ऐसी स्थिति, टैक्स जीडीपी रेशो 11% है हमारा। तो इसको कहते हैं विस्तारवादी राजकोषीय नीति, कि आय सरकार की कम है, व्यय ज्यादा है, कर्जा लेगी ना कर्जा, तो ये कहलाती है विस्तारवादी नीति। और देखो, न्यूट्रल विस्तारवादी सबका उपयोग, ऐसा नहीं है कि विस्तारवादी नीति गलत है। भाई इस पे अड़े रहोगे तो आपका विकास नहीं होगा। भाई आपकी आय 25,000 रुपए है, आपने घर खरीद लिया 50 लाख का, तो इसके हिसाब से तो आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए। आप पहले 50 लाख इकट्ठे करो तब घर खरीदो। विस्तारवादी कहेगा लोन लेके खरीद लो और फिर धीरे धीरे किस्त चुकाते रहना। अब लेकिन यह है, आपने 50 लाख लोन लिया है तो आपको दुगना उसका चुकाना पड़ेगा, ब्याज जाएगा हर महीने। इधर ब्याज की समस्या जाएगी, लेकिन आपका विकास होगा, विस्तार हो रहा है, इसलिए उसको विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। और भारत जैसे देशों को हम विकासशील देश कहते हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, मतलब ये विस्तार कर रहे हैं अपना। और तीसरी होती है संकुचनकारी राजकोषीय नीति, विस्तार के जस्ट अपोजिट। संकुचनकारी क्या है?
सरकारी खर्चा कम है और कर राजस्व ज्यादा। सरकारी खर्च कम और कर राजस्व अधिक है। सरकारी खर्चा कम और कर राजस्व अधिक है। ठीक है, कि 70% सरकारी राजस्व के रूप में, टैक्स राजस्व के रूप में, और खर्चा केवल 30% ही हो रहा है। मतलब वो पैसा उनके पास बड़ी मात्रा में इकट्ठा होते जा रहा है, क्योंकि उनका खर्चा कम है और उनकी आय ज्यादा है। जैसे उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जब भारत को गुलाम बना के रखा, तो ब्रिटेन तो इधर होगा क्योंकि उसके पास टैक्स कलेक्शन बहुत आ रहा है, भारत से भी आय हो रही है ना, भारत में खर्चा करना कुछ है नहीं, ब्रिटेन बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। तो ये 3 टाइप की राजकोषीय नीति होती है। उस टाइम लिखा था, लेकिन समझ अब आप आएगा कि टैक्स से ही इनका सीधा संबंध है। टैक्स के मुकाबले में सरकारी खर्च कितना है, उसी के आधार पे ये राजकोषीय नीति के 3 प्रकार बताए गए हैं। अब देखो, इसमें अपना अंतिम टॉपिक है टैक्स से रिलेटेड। इसमें है भारत में टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार। कर सुधार, भारत में कर सुधार। इसको हम दोनों हिस्सों में अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर में सुधार। प्रत्यक्ष कर में सुधार, भारत में प्रत्यक्ष कर में क्या क्या सुधार किया गया है। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। देखो, प्रत्यक्ष कर के सुधारों में आपको दोनों जगह 4-4, 5-5 पॉइंट पता होने चाहिए। पूछ लिया उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष कर के सुधारों को समझाइए या अप्रत्यक्ष करों के सुधारों को समझाइए। तो देखो, इसको जैसे इनने सबसे पहले 1960-61 से पूर्व एक भारत में कंपनियों पर सुपर टैक्स लगता था। कंपनियों पर सुपर टैक्स, कंपनियों की आय पर सुपर टैक्स लगता था। 1961 में इसको समाप्त करके निगम कर लगाया गया। निगम कर लगाया गया। ठीक है, कंपनियों की आय पर पहले सुपर टैक्स लगता था, इस सुपर टैक्स को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह क्या ले आया, कॉर्पोरेट टैक्स, जो आज भी चलता है। फिर दूसरा टैक्स रिफॉर्म, और वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड। 1961 के आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम को संशोधित कर, आयकर अधिनियम को संशोधित कर 2012 से डायरेक्ट टैक्स कोड लागू किया गया। 2012 से प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू किया गया। प्रत्यक्ष कर संहिता, डायरेक्ट टैक्स कोड। फिर तीसरा, अब भी हमने देखा था कि सरकार ने फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को समाप्त कर दिया गया है 2009 में। फ्रिंज लाभ कर
को 2009 में समाप्त कर दिया। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को 2009 में समाप्त कर दिया। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी समाप्त कर दिया है और एक संपत्ति कर की भी समाप्ति कर दी है। संपत्ति कर की समाप्ति कर दी है बजट 2016-17 में। 16-17 में संपत्ति कर की भी समाप्ति कर दी। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स समाप्त कर दिया 2009 में, संपत्ति कर को समाप्त कर दिया गया 2016-17 में। फिर एक नया कर और लगाया गया था, ये 1988-89 में लगाया गया था, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। चौथा पॉइंट लिखना, 1988-89 में मैट की शुरुआत की गई थी। मैट होता है न्यूनतम वैकल्पिक कर। न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये मैट इसलिए लेके आया था, दरअसल क्या है, कंपनियां अपना निगम कर को बचाने के लिए, निगम कर कंपनियों के लाभ पे लगता था, तो लाभ को वो बताती नहीं थी, दिखाती थी कि अभी उनको प्राप्त नहीं हुआ, भविष्य में कभी प्राप्त होगा, जब प्राप्त होगा, जब टैक्स लगाना उसको पोस्टपोन करते रहती थी। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने मैट ले आया कि भविष्य में होने वाले लाभ के आधार पर भी आपको कर देना पड़ेगा, 15% मैट तो देना ही पड़ेगा। तो आदमी फिर उन्होंने ये, तो इसको, इस चोरी को रोकने के लिए सरकार ने मैट लेके आई। फिर एक और कर सुधार है प्रत्यक्ष में ही, वो है गार, GAA, हाँ, GAAR, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ये क्या था? 1 अप्रैल 2017 से सरकार ने GAR के प्रावधानों को लागू किया। और GAR कुछ नहीं, ऐसे वित्तीय सौदे जो कर चोरी के दृष्टि से किए गए हों, उन्हें कर के दायरे में लाने की व्यवस्था GAR कहलाती है। ऐसे वित्तीय सौदे या समझौते या ऐसे वित्तीय लेन देन जो टैक्स चोरी की दृष्टि से किए जाते हों, कर परिहार या कर वंचन की दृष्टि से किए जाते हो, ऐसे सौदों या वित्तीय लेन देनों को कर के दायरे में लाना। ठीक है, मतलब क्या है कि कंपनियां कर ना देना चाहे तो इसके लिए क्या है, जटिल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर टैक्स अधिनियम में कोई विसंगति है, उसका फायदा उठा के टैक्स देने से बच जा रहे हैं। तो ऐसे समझौतों या ऐसे सौदों को रोकने के लिए GAR लाया गया था। अब जब ये लाया गया था तो बहुत विवाद हुआ इसमें, क्योंकि ये GAR के प्रावधानों को सरकार कह रही थी कि हम रेट्रोस्पेक्टिव से लागू करेंगे, पुराने बैकडेट से लागू करेंगे, और आज से 20 साल पहले भी यदि कोई वित्तीय लेन देन हुआ है जिसमें हमको लगता है टैक्स की चोरी की गई, उससे भी हम टैक्स की वसूली करेंगे। तो कॉर्पोरेट तो फिर पागल हो गया ना, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, हमने उस समय समझौता किया, फलाना ढिकाना, तो ले देके, हालांकि सरकार को फिर झुकना पड़ा और सरकार ने उसको बैकडेट से लागू नहीं किया। ये GAR का प्रावधान लाया गया था मूल रूप से वोडाफोन कंपनी के अधिग्रहण में जो विवाद हुआ था, कि वोडाफोन कंपनी ने जो हज कंपनी का अधिग्रहण किया था, तो भारत में उसको कैपिटल गेन टैक्स देना था। तो वो पूरी एक लंबी कहानी, उनने, आप कोई छोटे से बच्चे को भी समझ जाएगा कि उन्होंने आसानी से चोरी करी है, लेकिन कर चोरी कर ली है, अंत तक उसने कर नहीं दिया, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और गार के प्रावधानों को थोड़ा सा न्यूट्रल कर दिया गया, वोडाफोन से नहीं लिया गया टैक्स। तो बहुत बड़ा कैपिटल गेन टैक्स मिलना था सरकार को।
लेकिन बात वही है, कॉर्पोरेट के प्रति सरकार झुकी जाती है। तो ये उस समय बहुत विवाद में था जीएआर, अब तो इतना विवाद बचा नहीं है जीएआर के संबंध में। फिर आप इसमें ये बता सकते हो, अभी हाल ही में सरकार ने निगम कर की दर में कमी कर दी है। निगम कर की दर में कमी कर दी, कमी करके कितना कर दिया इसको, 22% कर दिया गया है। 30 से 25, 25 से 22 और कम करना है अभी इसको 19-20, बजट 19-20 में और कम करना है 22 से, इसको कंपनियां कह रही 15% तक लाओ। भाई कंपनियों का कहना है कि तुम हमसे 30% टैक्स ले रहे हो, हमारे पास पैसे ही नहीं बच रहा है। जब हमारे पास पैसे ही नहीं बच रहा है तो हम निवेश कहां से करेंगे, और जब हम निवेश नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। तो निकला तुम कम करो टैक्स, तो देखो 22% तक ले आया। तो ये भी हम क्या है, प्रत्यक्ष कर सुधारों के अंतर्गत लिखेंगे। फिर एक और बात बोली गई कि यदि कोई कंपनी विनिर्माण क्षेत्र में है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र की कोई कंपनी, कोई नई कंपनी है और वो विनिर्माण क्षेत्र में इन्वेस्ट करती है, तो उसको फिर और छूट दी जाएगी, 15% लगेगा उस पर कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है ना। और ये कंपनी मैट का भी भुगतान नहीं करेगी, मैट का भुगतान भी नहीं करेगी। ठीक है ना। ये मैट का भी पॉइंट लिख सकते हो चाहो तो, ये मैट है ना, ये पहले 18.5% हुआ करता था मैट, लेकिन सरकार ने इसको 2020-21 में 15% किया है। 2020-21 में 15% किया है, 2020-21 में 15% कर दिया गया। ठीक है ना। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, आयकर छूट, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। पहले 3 लाख रुपए हुआ करती थी, सरकार ने उस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अभी हम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं ना, जीएसटी आएगा हम अप्रत्यक्ष कर सुधार में। आप यदि बिना हेडिंग डाले लिख रहे हो कि भारत में कर सुधार, सब एक साथ लिख दे रहे हो तो लिख दो एक लाइन से। लेकिन आप पहले प्रत्यक्ष कर को अलग लिख रहे हो, अप्रत्यक्ष कर को अलग लिख रहे हो, तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। अपन इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भारत में प्रत्यक्ष कर के सुधारों को समझाइए, तो कम से कम आपके पास 4-5 पॉइंट तो होने चाहिए। है 4-5 पॉइंट, इसमें से 5-6 पॉइंट भी याद रहेगा तो बहुत है अपने लिए, इतने बहुत हैं। और भी है, सरकार ने लाभांश वितरण कर को भी समाप्त कर दिया गया है 2020 में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी समाप्त कर दिया है। एक और पॉइंट लिख लो चाहो तो, लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया। ठीक है ना। तो इसमें से देखो अपन ने 9 पॉइंट लिखे, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट आपको याद रहे तो वो अपने लिए काम हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे निगम कर वाला पॉइंट मेन है, गार मेन है। मेट आप याद देखो, जैसे निगम कर याद रखा, तो निगम कर 1961 में आया था, फिर इसकी दर को कम कर दिया गया है, तो 2 पॉइंट हो गए इसके। मैट भी 89-88 में आया और उसका भी दर को कम कर दिया गया, तो वो आप उस रूप में लिख सकते हो। तो ये आपके हमारे क्या है, प्रत्यक्ष कर सुधार है। अब हमको देखना है अप्रत्यक्ष कर सुधार। अप्रत्यक्ष कर सुधार,
देखो अप्रत्यक्ष कर सुधार तो कहना चाहिए कि बस जीएसटी में आके सब खत्म हो जा रहा है। जैसे हम अप्रत्यक्ष कर के सुधार में पहला पॉइंट लिखे कि भारत में अप्रत्यक्ष करों के सुधार की दिशा में सबसे पहला सुधार किया गया था, जो सेल्स टैक्स लगता था उसकी जगह पे क्या आया, वैट। तो आप ये लिख सकते हो बिक्री कर की जगह या बिक्री कर के स्थान पर वैल्यू वैट लाया गया, वैल्यू एडिशन टैक्स लाया गया, मूल्यवर्धित कर। 1976 में झा समिति ने सिफारिश की थी वैट की, और फिर क्या है ना कि अब बिक्री कर राज्य सरकार लगाती थी, तो अलग अलग राज्य सरकार ने अपने हिसाब से अलग अलग लागू किया। ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट बता सकते हो कि केंद्र सरकार जो उत्पाद शुल्क लगाती थी, उस उत्पाद शुल्क की जगह सरकार ने क्या है, मोड वेट लगाना चालू किया, मोड वेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडिशन टैक्स 1986 में, 1986 में मॉडिफाइड वैल्यू एडिशन टैक्स। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी में उसका शॉर्ट फॉर्म कुछ होगा ही नहीं ढंग से, इसलिए ऐसे लिख दो। और वैसे तो वैट तो हिंदी में भी लिखोगे तो भी वो समझ जाएगा कि वैट क्या है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, मॉड वेट में फिर से सुधार किया गया, और 2000 में सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स सैनवेट, 2000 में सैन वेट लाया गया। सैन वेट का फुल फॉर्म लिख लेना, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है ना। फिर चौथा पॉइंट लिखना, देखो यहां पर हमने लिखा ना बिक्री कर की जगह वैट, ये उस समय केवल सिफारिश की गई थी। इस वैट को, बिक्री कर की जगह जो वैट है, वैट को अपनाया गया सबसे पहले 2003 में हरियाणा ने, हरियाणा हरियाणा पहला स्टेट था जिसने बिक्री कर की जगह क्या है, वैट को लागू किया 2003 में। फिर मध्य प्रदेश 2005 में लेके आता है, ऐसे हर राज्य सरकार अलग अलग लेके आई है। तो आप चाहो तो पहले पॉइंट में लिख सकते हो कि 2003 में लागू किया गया है वैट, हरियाणा सरकार द्वारा सबसे पहले, फिर अलग अलग सरकार ने लाया गया। फिर एक और पॉइंट लग सकते हो, 1994 में सेवा कर की शुरुआत की गई, सेवा कर, सर्विस टैक्स लेके आए 1 जुलाई 1994 से, सेवाओं पर 5% की दर से कर लगाया गया। ठीक है। और फिर सबसे अंत में लिख दोगे हमारा जीएसटी, 2016 में जीएसटी को लेके आया गया, वस्तु एवं सेवा कर, सारे करों को मिला लिया गया इसमें। तो ये आपका भारत में कर सुधार है। ठीक है। तो देखो ये अपना टैक्सेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।